नमस्कार दोस्तों, मैं शिखा एक बार फिर स्वागत करती हूं आपका स्त्रियों के स्वास्थ्य संबंधित खास कार्यक्रम संगिनी स्वस्थ भी सुंदर भी में। दोस्तों, हर महिला की ख्वाहिश होती है कि उसकी गोद में एक हंसता खिलखिलाता सा बच्चा हो, और यह ख्वाहिश तभी पूरी होती है जब उसके गर्भ में पल रहे शिशु की खास देखभाल की जाए। जरा सी भी लापरवाही उसकी या उसके माँ के जान को खतरा बन सकती है। कुछ ऐसा ही हुआ मेरी सहेली अनीता के साथ। अनीता का ये पहला बच्चा था। उसकी सारी जिम्मेदारी उसकी माँ पर थी। मैंने अनीता को बहुत समझाया कि उसको अपना खास ध्यान रखना चाहिए, लेकिन शायद उसने मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया। नतीजा ये हुआ कि उसके शिशु को अनेक बीमारियां हो गई और डिलीवरी के वक्त उसके बच्चे की मौत हो गई। दोस्तों, हमारे देश में अनेक ऐसी महिलाएं हैं जिनको प्रसव से जुड़ी तमाम बातों का ज्ञान नहीं होता और इसीलिए डिलीवरी के वक्त उनकी या उनके बच्चों की मौत हो जाती है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि संगिनी आज इसी विषय पर बात करेगी। और इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे बीच मौजूद हैं स्त्री एवं बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर उमा शंकर सिंह जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। सर, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक स्त्री को कब पता लगता है कि वो गर्भवती है? महीने का निश्चित समय से आगे बढ़ जाना ही सूचक होता है कि वो औरत को बच्चा होने वाला है। लेकिन ये स्थिति तब है जब महीने माहवारी समय पर निर्धारित समय पर होती है, और इस के अलावा जब महीना रुकता है तो जी का मिचलना, खाने से गंध का आना या थकावट, घबराहट, सुस्ती, ये सब लक्षण दिखाई देने लगते हैं। 10 दिन के बाद हम उसका पेशाब के द्वारा जांच करने पर, प्रेगनेंसी टेस्ट करने पर यदि पॉजिटिव मिलता है, तब हम कहते हैं कि इसे बच्चा होने वाला है। जी सर, एक और प्रश्न जो बहुत ही खास है वो ये है कि जैसे कि बहुत सी ऐसी बीमारियां होती हैं, डायबिटीज हो गया या ब्लड प्रेशर हो गया, तो कितनी संभावना है कि ये बीमारियां माँ से बच्चे को भी हो सकती हैं? नहीं, ऐसा कोई संभावना नहीं होती। हाँ, डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो अक्सर माँ से बच्चे को पाई जाती है, लेकिन जरूरी नहीं है। और ब्लड प्रेशर तो बच्चे का उस वक्त लेना संभव ही नहीं होता है जब पैदा होता है, लेकिन बड़े होने पर उस बच्चे को ब्लड प्रेशर हो तो माँ से भी ट्रांसमिटेड हो सकता है, और ये भी हो सकता है किसी अन्य कारण से भी उसे ब्लड प्रेशर हो गया। सर, एक और प्रश्न है, वो ये है कि गर्भावस्था के समय ऐसी कौन सी खास बातें होती है जिनका महिलाओं को ध्यान रखना चाहिए? देखिए, गर्भ के समय जब महीना रुक जाता है तब से ही गर्भावस्था शुरू हो जाती है, और ये 280 दिन की अवस्था होती है। साधारण भाषा में इसको 9 महीने कहते हैं कि 9 महीने मैंने पेट में पाला है। तो 9 महीने पेट में पालने का मतलब है कि 9 महीने उस बच्चे को पेट में देखभाल करना होता है। इसके लिए जब पता चले कि गर्भ रुक गया है तो प्रसूता को या माता को अस्पताल में जाना चाहिए और एक एंटीनेटल कार्ड या एंटीनेटल चार्ट का कार्ड बनवा लेना चाहिए। उस एंटीनेटल चार्ट में ये सब बातें, उसके दैनिक महीने महीने का प्रोग्रेस रिपोर्ट बच्चे के बारे में और प्रसूता के बारे में लिखा रहता है। आप हर महीने जाकर के उसमें मेन 3 चीजों का ध्यान दिया जाता है: हाइपरटेंशन, एल्ब्यूमिनुरिया और ओडिमा। ये 3 में से 3 चीजें जिसमें पॉजिटिव होती हैं उसको प्रीक्लेम्सिया सिम्टम्स बोलते हैं, जो खतरनाक होता है। वैसे ब्लड प्रेशर का होना यदि ज्यादा, ये हर महिला में जब बच्चा होने को होता है तो थोड़ा बढ़ा रहता है। उस वक्त प्रिकॉशन के तौर पर नमक कम कर देते हैं या बंद कर देते हैं। एल्ब्यूमिन की जांच कराना बराबर जरूरी है।
क्योंकि एल्ब्यूमिन बढ़ेगा तो बच्चे का अबॉर्शन होने का डर रहता है। और तीसरा जो है एनीमिया, खून की कमी नहीं होनी चाहिए, उसके लिए हरी साग सब्जी, आयरन, प्रोटीन देते रहना चाहिए और उसे प्रसन्नचित्त रहना चाहिए। ये ध्यान देना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जिससे होने वाला बच्चा भी स्वस्थ और प्रसन्न पैदा हो। तो सुना आपने, गर्भावस्था के समय आपको प्रसन्नचित होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप खुश रहेंगे तो आपका बच्चा भी खुश रहेगा। सर, जैसा कि आपने हमें पूर्व में बताया था कि जरूरी नहीं है कि डायबिटीज या ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां हमारे होने वाले बच्चे को भी हों, लेकिन ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जो माँ से बच्चे को हो सकती हैं? देखिए, एक तो सबसे जरूरी है कि वंशानुगत या जन्मजात बीमारियों में सबसे कॉमन है नियोनेटल जॉन्डिस। जब बच्चा पैदा होता है तो शुरुआती दौर पर उसकी आंख पीली रहती है, उसको नियोनेटल जॉन्डिस कहते हैं। इसके अलावा ब्लड हेरिडिटी में मिलता है हीमोफीलिया, एप्लास्टिक एनीमिया, थैलेसीमिया या अन्य बीमारियां। इस तरह की बीमारियां जो होती हैं ये जन्मजात होती हैं, लेकिन ये वंशानुगत नहीं होती। इसमें हीमोफीलिया एक बीमारी है जो वंशानुगत हो सकती है, होती ही है। डॉक्टर साहब, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रसव के दौरान माँ और बच्चे दोनों की जान को खतरा रहता है। हमारे शहर में आजकल कई ऐसे योग सेंटर्स खुल गए हैं जो ये दावा करते हैं कि अगर गर्भवती महिलाएं योग करें तो प्रसव के समय उन्हें आसानी रहती है। क्या ये बात सच है? देखिए, दावा करने के लिए बहुत लोग बहुत कुछ का दावा करते हैं, लेकिन प्रसव होना एक नॉर्मल प्रक्रिया होती है। ये एक प्राकृतिक कार्य है। इसमें कोई भी हम इस तरह का कार्य एक्सपेरिमेंटल तौर पर नहीं करना चाहते जिससे परेशानी हो। आराम से सुबह शाम टहलना ये सबसे बड़ा व्यायाम या कसरत है। शरीर पर ढीले कपड़े पहनना, अच्छे वातावरण में रहना और शुद्ध वातावरण में रहना, यही सबसे बड़ा व्यायाम है। यदि बहुत व्यायाम की इच्छा हो तो वो कसरत करें जिसमें कोई नस पर दबाव न पड़े और मानसिक दबाव न पड़े। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि जरूरी नहीं है कि कठिन योग किए जाए, लेकिन थोड़े बहुत हल्के फुल्के एक्सरसाइज कर सकते हैं हम लोग। डॉक्टर साहब, अक्सर देखा जाता है कि जब महिलाएं गर्भवती होती हैं तो उन्हें पूरा बेड रेस्ट बोल दिया जाता है, उनसे कहा जाता है कि सिर्फ वो आराम ही करें। तो ये बात सही है कि उन्हें सिर्फ आराम ही करना चाहिए या उन्हें थोड़ा बहुत काम भी करते रहना चाहिए? नहीं, काम तो अक्सर ये देखा जाता है कि जो आराम से रहती हैं उनको डिलीवरी कष्ट से होती है, और जो काम फिजिकल लेबर करने वाली औरतें हैं उनको लेबर पेन बहुत आराम से होता है। इसलिए एक नियमित दिनचर्या उनकी होनी चाहिए। दिन में 2 घंटा सो ले और रात को 6 घंटा या 7 घंटा, इससे ज्यादा सोए भी नहीं। और दिन भर हल्का काम करें, चलते फिरने वाला काम करें। हाँ, भारी चीज का उठाना, सीढ़ी चढ़ना, ज्यादा वजन का ढोना, शोक, भय, क्रोध आदि से बचना चाहिए। इस तरह का ध्यान देने से सुरक्षित प्रसव हो सकता है। डॉक्टर साहब, डिलीवरी के 3 से 6 महीने बहुत ही खास होते हैं, जिसमें प्रसूता को बहुत ही ध्यान रखना चाहिए अपना। वो किस तरह की बातें हैं जिनका उन्हें ध्यान रखना चाहिए इन महीनों में? देखिए, वैसे तो पूरा पीरियड 9 महीने तक या जब तक बच्चा न पैदा हो जाए सभी खास होता है, लेकिन 3 से 6 महीने खास इसलिए होता है कि उस समय बच्चा बढ़ने की क्रम में रहता है, उसका बौद्धिक शारीरिक विकास होता है, तो शरीर के अवयव पुष्ट होते हैं, बढ़ते हैं। इस मौसम में, इस पीरियड में बच्चे को शुरुआत में तो हम जैसे मिचली आ रही है या
उल्टी हो रही है तो उसको पेय चीजें, ग्लूकोज, बिस्कुट इस तरह से देना चाहिए। खाना थोड़ा कम देना चाहिए, न देना चाहिए, या लिक्विड देना चाहिए। और यदि इस प्रक्रिया से गुजर जाए तो फिर उसे खाने पीने के लिए पौष्टिक चीजें दीजिए, आहार पौष्टिक दीजिए और प्रोटीन युक्त आहार दीजिए, विटामिन युक्त आहार दीजिए, इसमें खनिज लवण ज्यादा हो। और इसके साथ साथ ये भी ध्यान दीजिए कि उसको 16 से 20 सप्ताह पर एक टिटनेस के टीका और 25 से 26 सप्ताह के बीच दूसरा टिटनेस का टीका लगा देना चाहिए। और बाकी परेशानियों से बचने के लिए सावधानी पूर्वक रहना चाहिए, चोट लगने से बचना चाहिए और पेट के बल न लेटे, चित्त न लेटे, करवट हमेशा लेटना चाहिए। इस तरह सब बातों का ध्यान रखने से अपना प्रसव आसानी से होगा। उम्मीद है कि आपने इन सारी बातों को ध्यान से सुना होगा और इन बातों का ध्यान भी रखेंगी। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपसे बात करेंगे गर्भावस्था से जुड़ी हुई कई अनेक भ्रांतियों के बारे में। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका स्त्रियों के स्वास्थ्य संबंधित खास कार्यक्रम संगिनी स्वस्थ भी सुंदर भी में। दोस्तों, हमारे समाज में गर्भावस्था से जुड़ी अनेक ऐसी भ्रांतियां हैं जिनको मानकर माँ कभी कभार अपनी और अपने बच्चे दोनों की जान को खतरे में डाल देती है। इन्हीं भ्रांतियों को सुलझाने के लिए हम बात करेंगे हमारे विशेषज्ञ से। डॉक्टर साहब, हमने एक आम भ्रांति जो देखी अपने समाज में वो ये है कि गर्भावस्था के समय घर की बुजुर्ग महिलाएं दूध में घी डालकर औरतों को पिलाती हैं, कहती हैं कि इससे प्रसव में आसानी होगी। ये बात कितनी सच है? ये बहुत पुरानी प्रथा है और बड़ी बुजुर्ग महिलाएं ऐसा जो करती हैं ये बिल्कुल सही करती हैं, क्योंकि घी वाही का काम करता है, परगेटिव का काम करता है और जिसकी वजह से प्रसूता का मल अवरोध नहीं हो पाता, पेट खाली रहता है और भोजन करके ज्यादा से ज्यादा या अच्छा भोजन करती हैं, पेट खाली रहता है। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि अच्छा भोजन करती हैं और पेट खाली रहता है। एक और जो समस्या है वो ये है कि अक्सर महिलाओं को कहा जाता है कि गर्भावस्था के टाइम उन्हें खूब खाना चाहिए, जी भर के खाना चाहिए। ये बात कितनी सच है? ये गलत है, क्योंकि उस समय गर्भावस्था में बच्चा पेट में रहता है और पेट में कहने का मतलब कि उदर का जितना भाग है बच्चे से के दबाव से दबा रहता है, तो एक तो महिला खा ही नहीं सकती है ज्यादा से ज्यादा, और इसलिए थोड़ा थोड़ा और सुपाच्य हल्का भोजन लेना चाहिए। ज्यादा खाएंगी तो उनको दर्द शुरू हो जाएगा और उल्टी भी होने की संभावना बनी रहती है। इसलिए फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो सकती है लेकिन क्वांटिटी थोड़ी होनी चाहिए और वो भोजन जो आसानी से पच जाए ऐसा भोजन देना। डॉक्टर साहब, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी योग के बारे में। आपने कहा था कि जरूरी नहीं है कि योग के सारे आसन किए जाए, हल्के फुल्के एक्सरसाइजेस करने चाहिए। एक और जो भ्रांति है वो ये है कि योग अगर हम कर भी रहे हैं तो हमें उस तरह के आसन नहीं करने चाहिए जिनमें हमें पालथी मानकर बैठना पड़े, क्योंकि इससे प्रसव में समस्या आ सकती है। ये बात कितनी सच है? देखिए, मैंने पहले ही बताया था कि योग का बहुत रोल नहीं है, लेकिन यदि योग में जिस आसन से करने से, जिस योग करने से शारीरिक दबाव न पैदा हो, बच्चे पर कोई दबाव न पैदा हो, नसों पर कोई दबाव न पैदा हो, उस योग को यदि करती हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन भरसक बचना चाहिए और बच्चे माता को स्वास्थ्य लाभ के लिए नॉर्मल अपनी रूटीन दिनचर्या को करते रहना चाहिए। सुबह शाम घूमना चाहिए और काम जो है धीरे धीरे घरेलू काम सब करना चाहिए और वो चलना ही, घर का काम करना ही उसके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है। वही उसके लिए योग का काम है। तो जरूरी नहीं है कि महिलाएं घर पर बैठ के सिर्फ आराम करें, उन्हें थोड़ा बहुत टहलते भी रहना चाहिए और थोड़े बहुत घर के काम भी करते रहने चाहिए।
डॉक्टर साहब, एक और बात जो हमें सुनने को मिलती है वो ये है कि गर्भ अवस्था के समय अगर महिलाओं को ज्यादा पेट अंदर की तरफ नहीं खींचना चाहिए। कहा जाता है कि इससे बच्चे को, जो गर्भ में शिशु पल रहा है, उसे सांस लेने में तकलीफ होती है। नहीं, बच्चे को सांस लेने से कोई मतलब नहीं है। बच्चे का सांस लेना एक दूसरी प्रक्रिया है। बच्चा सांस लेता ही नहीं है, वो तो प्लेसेंटियल बैरियर से इनएक्टिव लंग्स उसका रहता है, तो वो तो खून से सांस ले लेता है। असल चीज ये होता है कि बच्चा माँ जो है दबाव देती है पेट पर, तो बच्चे पर दबाव पड़ता है। सांस की कोई बात इसमें नहीं होती है, बच्चे पर दबाव पड़ता है। इस दबाव से एबॉर्ट होने का डर बना रहता है, बच्चे का बाहर एक्सपेल होने का डर बना रहता है। इसलिए सांस को अंदर या बाहर जोर से न लेकर के धीरे धीरे और आराम से लेना चाहिए, एक नॉर्मल सांस लेना चाहिए। डॉक्टर साहब, प्रसव के कुछ घंटों पहले क्या महिला को कुछ खिलाना चाहिए? यदि भूख लगती है या उसे खाने की इच्छा करती हो, भूखी हो, तो लिक्विड या सेमी लिक्विड चीज दे देते हैं, पिलाने के लिए कुछ पिला देते हैं। सूप है, जूस है या दूध है, कोई चीज जो इजली पच जाए, ऐसी चीज। सर, महिला ये बात कैसे जाने कि जो उसको दर्द हो रहा है वो प्रसव का दर्द है या कोई और दर्द है? बहुत अच्छा सवाल आपका है, और ये जानना महिला के लिए भी जरूरी है और उसको अटेंड करने वाले चिकित्सक को भी, क्योंकि इसके लिए इसको दो तरह का पेन होता है, एक ट्रू पेन और एक फॉल्स पेन, एक सही एक गलत। सही पेन मतलब जब प्रसव का पेन है वो सही पेन है, और फॉल्स पेन जो प्रसव के अलावा किसी तरह का दर्द हो रहा है, और किसी तरह का दर्द जो है वो खास करके कॉन्स्टिपेशन से होता है। रत्ती साफ नहीं होती है तो वो मल अंदर पड़ा रहता है और पेट में दर्द पैदा करता है। इसलिए पहली चीज तो ये देखते हैं कि एनिमा लगा देंगे, मरीज को जो बाथरूम में ले जाकर एनिमा लगा देते हैं तो फॉल्स पेन रहेगा तो सबसाइड कर जाएगा, लेकिन ट्रू पेन रहेगा तो वो बढ़ जाएगा, वो ट्रू पेन यानी प्रसव वेदना बढ़ जाएगी। ये पहली जरूरत है। दूसरा कि फॉल्स पेन में सर्विक्स डायलेट नहीं होता है, लेकिन ट्रू पेन में डायलेट होगा और बच्चा उसी के रास्ते निकलेगा। और सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि ट्रू और फॉल्स पेन में अंतर जो है सबसे ज्यादा ये है कि प्रसव होने के बाद प्रसव के अंदर ही ट्रू पेन और फॉल्स पेन एक ड्यूरेशन है जो 280वें दिन के लगभग होता है। फॉल्स पेन कभी भी हो सकता है, एक पीरियड है, एक्सपेक्टेड पीरियड जो डिलीवरी का है, उस पीरियड के लगभग ही ट्रू पेन होगा, लेकिन फॉल्स पेन तीसरे महीने भी हो सकता है, चौथे महीने भी हो सकता है, उस समय भी हो सकता है। डॉक्टर साहब, दूर दराज के इलाकों में आज भी इतनी सुविधाएं मौजूद नहीं है कि औरतें हॉस्पिटल तक जा सके। कई बार उन्हें घर पे ही डिलीवरी करानी पड़ती है। इस वक्त में जो दाई है, जो डिलीवरी करा रही है, उसे किस बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, वैसे तो कोशिश करना चाहिए कि मरीज प्रसूति अस्पताल तक, डॉक्टर के पास तक पहुंचे। यदि किसी कारणवश नहीं पहुंच पा रही है तो हर गांव में आशा नामक कार्यकर्ती सरकार ने रखा है, जो ट्रेंड दाइयां हैं वो हर गांव में उपलब्ध है, और वो ही इस चीज का ध्यान रखती हैं, उनको पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे पहला काम है कि बच्चा पैदा हो तो उसको नाल या प्लेसेंटा से अलग कैसे किया जाए, वो जानती है कि 4 अंगुल पर नाल को बांध करके स्लाइस ब्लेड से उसे काट करके मां से अलग किया जाता है। फिर बच्चे को मुंह, आंख, नाक, कान, जहां जहां भी झिल्लियां लगी हो उसको साफ कर देते हैं, उंगली डाल करके साफ करते हैं और पोंछ करके, यदि बच्चा पानी पी लेता है,
इम्यूनिटी फ्लूइड पेट के अंदर पी लेता है, तो बच्चे को उल्टा करके पीठ पर धीरे धीरे थपथपा देते हैं, जिससे उस मुंह से पानी निकल आता है और बच्चा फिर रोने लगता है। ऐसी स्थिति तब पैदा होती है जब बच्चा पैदा होते ही रोए नहीं और नीला पड़ जाए तो इस तरह का ध्यान देते हैं। फिर बच्चे को गोद में लेकर के माँ तुरंत ही दूध पिलाना चाहिए माँ को, क्योंकि तुरंत का दूध में कोलेस्ट्रॉल रहता है जो बच्चे के अंदर प्रतिरोधक क्षमता पैदा करता है। लड़ाइयों से या फिर इन्फेक्शन से बचने के लिए बॉडी में प्रतिरोधक क्षमता पैदा करता है। तो वो कोलेस्ट्रॉल का दूध माँ को जरूर बच्चे को पिलाना चाहिए। बाकी साफ सफाई, ध्यान देना, ये सब चीजें स्वयं करती रहती हैं और उसके बाद फिर जाकर के अस्पताल जाकर के बच्चे का देखभाल के लिए एक बच्चे का चार्ट बनवा लिया। दोस्तों, इस एपिसोड में हमने आपसे बात की प्रसव से जुड़ी भ्रांतियों के बारे में और साथ ही साथ बताया आपको किस तरह रखें अपना ख्याल प्रसव के समय। और अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि प्रसव के बाद किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तब तक के लिए दीजिए हमें विदा। नमस्कार।